सीटेट के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको डिटेल में पूछे जाते हैं। वहां खाली ये नहीं कि आपको क्वेश्चन पता है तो आंसर आपने दे लिया, वहां पर आपको डिटेल में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। थैंक यू। सभी कह रहे कि सर 7 लाख सब्सक्राइबर हो गए आपके यूट्यूब चैनल के, तो देखो मेरे नहीं हुए, आप लोगों के हुए ये सब, ठीक है। मैं कभी नहीं कहता मेरा यूट्यूब चैनल है, ये आपका अपना खुद का यूट्यूब चैनल है। तो मुझे बच्चों ने बताया कि आपके 7 लाख हो गए, तो बहुत ही खुशी की बात है और मेरे से ज्यादा आप लोग खुश हो रहे हो, ठीक है। तो चीजें डिटेल में पढ़ना। अगर आपको साइंस में 20 प्लस का स्कोर इन वीडियो के माध्यम से करना है तो चीजें डिटेल में पढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम में चीजें डिटेल में आएंगी। बाकी साइंस की कोई एनसीईआरटी मत पढ़ना, सारा मटेरियल आज मैं आपको दे दूंगा। तो चलो एक एक आपके सब्जेक्ट के टॉपिक के ऊपर डिटेल में करते बात। पहले बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की, यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका जो पहला टॉपिक है वो है ब्लड। ये सचिन को कर देते हैं टॉप पर, और आपको भी टॉप पर आना है इस बार, हमारा चैनल भी टॉप पर और आप लोग भी टॉप पर, ठीक है। पढ़ते हैं पहले ब्लड के बारे में। जो ब्लड होता है एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। ये मैंने जितनी मेन चीजें वो सभी लिए, आड़ कबाड़ कुछ नहीं लिया वीडियो के अंदर। एक एक लाइन जो लिखी हुई है समझ लेना, इतनी महत्वपूर्ण लाइन है, यही से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो कोई भी लाइन आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि मैंने सब चीज छाट कर आप लोगों के लिए ये मान लीजिए मलाई इकट्ठी की है, ठीक है। तो देखिए कि जो ब्लड होता है एक तरल से बना होता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। और प्लाज्मा जो ब्लड होता है इसके दो भाग होते हैं, आप सभी को पता है। तो एक तो प्लाज्मा का हो गया, इसके अंदर कितना परसेंट होता है, लगभग होता है 55%। इसके अंदर दूसरा होता है कणिकाएं, इसको भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये होता है कणिकाएं, इसके अंदर कितना होता है 45%, ठीक है। तो ब्लड के दो टाइप हो गए। उसके अलावा ब्लड में एक प्रकार की कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाएं, जिनको आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के नाम से जाना जाता है, जिनमें एक लाल वर्णक यानी रेड पिगमेंट होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। तो जो खून का रंग लाल होता है किसकी वजह से होता है, समझ गए आप लोग। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ये हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है, इसकी उपस्थिति की वजह से। अगला देखिए, रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें कहा जाता है प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का जमना, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, जो खून का जो बहाव होता है, जैसे मान लीजिए चोट लग गई तो खून बहता रहता है, वो बंद नहीं होगा, ठीक है। ये समझिए आप इसके बारे में। एक चीज और लिख लीजिए, जब खून की बात ही चल रही है, ब्लड का पीएच वैल्यू लिख लो आप। ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4, इसको लिख लो। अब कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो ये अम्लीय होती है क्षारीय होती है, इतना तो आप लोग बता सकते हो ना, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया, ये कहां पर गया, ये रेड ब्लड सेल का मैंने आपको बता दिया। इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में और जान लीजिए। इसका निर्माण कहां होता है, तो रेड ब्लड सेल का निर्माण और लिख लो कहां पर होता है। इसका निर्माण होता है भाई आपका बोन मैरो में, इसको आप लिख लो, यहां पर लिख देता हूं, बोन मैरो, हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। उसके अलावा इसकी मृत्यु क्या होती है, तो भाई मृत्यु को लिख लो, मृत्यु होती है पिलिया में, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये आरबीसी के बारे में चीज हो गई। उसके अलावा एक होती है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो देखो खून से संबंधित जितनी भी जानकारी थी वो सब मैंने आपको बता दी, ठीक है। और पीएच वैल्यू आप लोग सही बता रहे हो, ये क्या होती है आपकी क्षारीय, बेसिक, वेरी गुड। चीजें थोड़ा डिटेल में पढ़ते रहिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपका जो ब्लड था वो खत्म हो गया, मतलब टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं हार्ट यानी दिल के बारे में, पढ़ते हैं इसके बारे में। जो हृदय होता है वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है, और यह निरंतर धड़कता रहता है। हमारा और आपका दिल लगातार धड़कता रहता है। हृदय में 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष होते हैं जिनको बोला जाता है एट्रिया यानी अलिंद, और नीचे 2 कक्ष होते हैं उनको बोला जाता है निलय यानी वेंट्रिकल्स, ठीक है। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता। अब देखो यहां पर आप देख सकते हो, इसका दिल का, हार्ट का, इसकी शेप और लिख लो। इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर, इसकी शेप होती है आपकी ट्रायंगुलर, ठीक है। यानी हिंदी में बोलेंगे इसे त्रिभुजाकार, हिंदी में बोलेंगे भाई इसको त्रिभुजाकार, ठीक है। तो इसमें कितने आपके कक्ष होते हैं, आपके 4 होते हैं। 2 तो ऊपर होते हैं आपके इसके एट्रिया के यानी अलिंद के, और 2 हो जाते हैं आपके नीलिया के। इसके अंदर देखो ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। इसमें आपको अलिंद में आपका ए आ रहा है ना,
अलिंद में आपका ए आया तो ए से आया, यानी जो ब्लड है ये ऊपर से आया, इस तरीके से याद कर लो ट्रिक से। और जैसे निलय आपका दिया हुआ है तो निलय में नी, यानी क्या है, नी से मतलब क्या हो जाएगा, ना से ब्लड नीचे से निकला। इस तरीके से ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो इनके दोनों के बारे में। तो ये आपके हृदय के बारे में बात होगी। आगे बात करते हैं। आगे दिया हुआ है कि चिकित्सक अपने हार्ट बीट्स को नापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। आपका हृदय कंप्लीट हो गया, अब पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में। इसके बारे में देखते हैं। जी मैं ठीक हूं फ्रेंड्स, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो थोड़ा मेरा ध्यान क्लास के ऊपर है, कमेंट पर कम ध्यान जा रहा है। शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिकाएं पाई जाती है, धमनी और शिरा। ठीक है, ये आपकी दो तरीके की रक्त वाहिनी पाई जाती है। अब बात करेंगे एक एक करके। पहले बात करेंगे धमनियों के बारे में कि धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध ब्लड को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, धमनियों की भित्तियां मोटी और प्रत्यास्थ होती है। ठीक है, तो धमनियों के बारे में आप जान के बेसिकली क्या होती है, धमनियां प्योर ब्लड को ले जाती है, जो ऑक्सीजन समृद्ध जो आपका ब्लड है उसको ले जाती है। तो इसको ध्यान रखना, प्योर ब्लड को ले जाती है। उसके बाद देखिए, प्रति मिनट स्पंदों की संख्या पल्स रेट दर कहलाती है। और विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क की जो आपकी पल्स रेट है कितनी होती है, 72 से 80। ठीक है, पल्स प्रति मिनट होती है। आगे देखते हैं, धमनियों का हो गया। धमनियों के अलावा शिरा में आप लोग सिर्फ ये लिख दिए, ये अशुद्ध खून ले जाती है, वो शुद्ध ले जाती है, ये अशुद्ध ले जाती है। अब देखिए, अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादपों में पोषण के बारे में बात करते हैं। देखिए, इसको कर देता हूं नीचे। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेते हैं, स्वपोषण आपका कहलाती है, ऑटोट्रोफिक कहलाती है। जैसे कौन हो जाएंगे, जैसे हो जाएंगे हरे पौधे। इसको लिख लो आप लोग, जैसे हरे पौधे जो खुद ही अपना बनाते हैं। उसके अलावा जंतु एवं अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन है, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी समझ गए आप लोग कि इसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, जैसे हम लोग आदमी यानी कि मनुष्य। आगे देखते हैं, मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर रहते हैं। ये विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक है अमरबेल का। इसको देखिए, आप लोगों ने देखी भी होगी। तो अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता। मैंने आपको वीडियो में बताया था क्लोरोफिल क्या काम करता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें क्या कहा जाता है, पैरासाइट यानी परजीवी कहा जाता है। अच्छा देखो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा। एग्जाम में एग्जामिनर आपको क्वेश्चन देगा, आपको क्वेश्चन लगा के अमरबेल लिख देगा और उसके आगे आपको स्लैश लगा देगा। फिर उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इनमें से कौन सा अमरबेल के बारे में स्टेटमेंट सही नहीं है या कौन सा सही है। अगर आपको अमरबेल के बारे में सारी जानकारी पता है तो 3 ऑप्शन को आप देखते ही सही कर दोगे, और जो गलत होगा उसको आप देखते ही गलत कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए आपको चीजें डिटेल में पढ़नी है। आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो डिटेल में पढ़ा रहा हूं, एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको इसलिए ध्यान से देखना। आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषकों के बारे में, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, हमारी बॉडी के लिए उनके बारे में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं जो जो महत्वपूर्ण है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। और देखते हैं इसके बारे में। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट स्टार्च तथा शर्करा के रूप में होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को एनर्जी यानी ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, और प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन या बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। जो लोग जिम करते हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? जब जिम करता है कोई, तो जिम करने के बाद जो मसल्स होते हैं वो मसल्स टूटते हैं, तो जो मसल्स की रिकवरी होती है, आपको पता है मसल्स की रिकवरी अमीनो एसिड के द्वारा होती है, और वो किसके अंदर मिलते हैं, प्रोटीन के अंदर मिलते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जो जिम करते हैं अपने साथ में शेकर लिए रखते हैं, उसके अंदर प्रोटीन होता है, या कुछ लोग एग खाते हैं। क्यों? ताकि जो मसल्स टूटी है इनकी रिकवरी हो जाए, इनको एसिड मिल जाए, अमीनो एसिड। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको सचिन को साइड में कर देता हूं यहां पर। ठीक है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आंख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। और विटामिन भी कई टाइप के होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। विटामिन कई टाइप के होते हैं भाई, आपका वैलिड माना जाएगा। लक्की यादव जी, आपका वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए काप्रतमा कई प्रकार के होते हैं।
इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के नाम से जाना जाता है। विटामिन के समूह को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। यहां पर देखिए ध्यान से, विटामिन ए हमारी स्किन और आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों को से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। और हमारा शरीर भी सूर्य की उपस्थिति में विटामिन डी बनाता है। सबसे बढ़िया सोर्स होता है सूरज की लाइट विटामिन डी का। और पढ़ते चीजें डिटेल में। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जिनसे हम जो खाते हैं वो पचता है बहुत अच्छे तरीके से, जैसे हम सलाद वगैरह यूज करते हैं, तथा जल की आवश्यकता भी होती है। और जो आपके आहारी रेशे रुक्सांश के नाम से इनको जाना जाता है। हमारे खाने में जो रुक्सांश है, इसकी पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्सांश के मुख्य स्रोत होते हैं साबुत उद्यान, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां होती है। आगे देखिए, छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका विटामिन का कंप्लीट। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में। क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका ऐसे, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, डिटेल में पढ़ते जाइए, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा आपका अगर आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। और इसके बाद क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आपके माइंड में फिट करा दूंगा मैं साइंस। क्यों? यहां पर आप पढ़ के पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ जाओगे, और जब एनसीईआरटी का निचोड़ पढ़ लोगे, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर मिलेंगे दूसरे चैनल पे, तो इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा। 2 दिन में इसको कर लोगे ना, साइंस का मैटर ही खत्म हो जाएगा। मत पढ़ना साइंस दोबारा, आपको ये हमेशा के लिए हो जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्री है, ठीक है। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। जो वाहिका होती है, वेसल्स होती है, नली के समान होती है, जैसा आप लोग देख भी सकते हो, तथा जड़ तन एवं पत्तियों तक फैली होती है। आगे देखिए, पत्तियों में एक पिगमेंट होता है, यानी एक वर्णक होता है, जिसे बोला जाता है क्लोरोफिल। अभी मैंने आपसे पूछा था, जो पत्तियों का जो हरा रंग आपको देखने को मिल रहा है, तो ये हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को स्टोर करते हैं, अब ठीक है, करने में पत्ती की सहायता करते हैं। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य की उपस्थिति में होता है, तो इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप लोग समझ गए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है। जल जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, और सूरज का प्रकाश जरूरी है। यह टॉपिक ऐसा टॉपिक है, आपके हर तरीके के एग्जाम में पूछा जाता है। पत्तियों द्वारा सोर्स ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। फ्रेंड्स कंप्लीट। अब बात करेंगे मृत जीव के बारे में। ये देखिए, यहां से क्वेश्चन आपका सीटेट में बहुत पूछा जाता है। अब पढ़ते हैं मृत जीव के बारे में। अब देखिए, कमेंट बॉक्स में मैं आपका ध्यान नहीं दे पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके सभी ध्यान नहीं दे पा रहा, तो थोड़ा सा मेरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर है, इसलिए मैं आपका ध्यान नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए। चलिए इसको देख लीजिए आप, मृत जीव को। रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े, जैसा आप लोग देख सकते हो। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। जैसे ब्रेड वगैरह पर आपने देखा है ना, कुछ ऐसी चीज होती है, जैसे मान लीजिए ब्रेड हो गई या कुछ खाने पीने की चीज होती है, तो उनपे ये फंगस टाइप का जम जाता है, ठीक है। तो कवक जो होता है अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। जैसे ब्रेड पर आप इस तरीके से देख सकते हो। कुछ दिन के लिए आप छोड़ दो ब्रेड को, रोटी को, तो आपको देखने को मिल जाएगा। आगे देखते हैं, यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी है, परंतु कुछ कवक, अभी मैं पूछूंगा यीस्ट का यूज क्या होता है, कमेंट बॉक्स में चाहे बता सकते हो, वरना वीडियो का आगे आंसर आपको मिल जाएगा। परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य रोग में उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि बनाने के रूप में भी यूज होता है। मेडिसिन बनाने के रूप में किस कवक का यूज हो सकता है, अगर आप बता सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है जी। चलो एक बार थोड़ा सा ऊपर देखो, यहां पर कवक के बारे में देखो। मैंने आपको बताया था ना कवक के बारे में, फफूंदी जिसे कहते हैं। जब रोटी या ब्रेड या मान लीजिए अचार, अगर उसको कई दिन तक रख दोगे तो उसमें फफूंदी लग जाएगी, इसी टाइप की आपने देखी भी होगी आपकी, ठीक है। तो यही होता है आपका कवक। आप लोग, ये तो सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ बताने के लिए चीज नहीं थी। कुछ कवकों का उपयोग मेडिसिन के रूप में होता है, औषधि के रूप में होता है। किसका यूज हो सकता है बता सकते हो? मैं लिख देता हूं, एक नाम मैं लिख देता हूं, मुझे याद है, बाकी आप लिख दो। ये होता है आपका पेनिसिलिन। एक तो राइटिंग इतनी खराब है, पेनिसिलिन, ठीक है। इसका यूज होता है आपका मेडिसिन बनाने में।
लाइकेन कहा जाने वाले, अब कहां पर गया ये, अच्छा बीमारी का भी लिख लो भाई, जब आपने औषधि का लिख लो बीमारी लिख लो। बीमारी भी बहुत बेकार बेकार है, कैसी, दाद, खाज और खुजली, ठीक है, इसको लिख लो, खत्म आपका। आगे देखिए, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। इसको ध्यान से देखना, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो आपका कवक का जो मोस्टली कंटेंट था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे बात करते हैं सूक्ष्म जीवों की। ये देखिए कितनी बार आपके सीटेट में पूछा गया है, सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ते हैं। तो सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। अच्छा बेसिकली एक बात देखो, एनसीईआरटी में आपको 4 मुख्य भाग बांटे गए हैं बेसिकली, वरना कितने हैं, 6 ना आपके भाई। सूक्ष्म जीवी किन्हें कहा जाता है, सूक्ष्म जीवी, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सूक्ष्म जीवी, सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, छोटे, बहुत ही छोटे, और जीव का मतलब जीव यानी वे जीव जो बहुत ही छोटे होते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते, अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते, वो होते हैं सूक्ष्म जीव, ठीक है। जैसे कुछ माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज लेकर इनको देखते हैं तो बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो इसी में कहा गया है कि सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। वैसे जहां तक 6 में बांटा गया है, लेकिन 4 में आप लोग देख लीजिए जो मेन है। पहले आपके जीवाणु यानी बैक्टीरिया, दूसरा है आपका कवक, तीसरा है आपका प्रोटोजोआ और चौथा है आपका शैवाल। इसके अलावा 2 भी आप लोग चाहे बता सकते हो, एक हो गया आपका विषाणु और एक हो गया आपका माइकोप्लाज्मा। नीचे लिख देता हूं प्लाज्मा, ठीक है, राइटिंग पर मत जाना, बस समझते रहना चीजें। बेसिकली आप लोग 4 के बारे में जानिए, इन चारों के बारे में जानना जरूरी है। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। यह आपका सीटेट के अंदर एग्जाम के अंदर आया था, ठीक है। आगे देखते हैं, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें कौन सा मेन होता है आपका, लैक्टोबैसिल्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैक्टोबैसिल्स नामक जीवाणु परमिक है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। उसके अलावा एडवर्ड जेनर ने चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के लिए 1978 में चेचक के टीके की खोज की थी। यह आपका सीटेट के एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है। तो किसने खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बेसिल्स एंथेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का एक कारक था। इसको भी देख लेना, एडवर्ड जेनर तो कई बार आया आपके सीटेट के एग्जाम में, लेकिन इस वाले को भी आप लोग जरूर देख लेना। चलिए आगे बात करते हैं कुछ मानव रोग, कुछ बीमारियां जो मानव की बीमारियां है, और ठीक है, और उसके कोजेज पढ़ेंगे कि किससे होता है। यहां से फ्रेंड्स 1 नंबर का कोई ना कोई आपसे एग्जामिनर जरूर पूछ लेता है, तो इनके बारे में सभी को पढ़ लेना। मैंने सभी कर दिए, मैंने टॉपिक ऐसे बनाए फ्रेंड्स कि कुछ आपके लिए छोड़ा नहीं है। अब एग्जामिनर कई सारी चीजें भी पूछेगा ना किसी पॉइंट से, तो आप लोग बता दोगे इजीली, इसलिए मैंने आपको पहले टॉपिक दूंगा, फिर आपको क्वेश्चन आंसर के थ्रू प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर आप लोग खुद निकाल दोगे, देखना क्वेश्चन आएगा, आंसर बता दोगे खुद ही। देखिए जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग, इसके लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु। खसरा होता है वायरस से, चिकन पॉक्स होता है ये भी वायरस से, पोलियो होता है वायरस से, हैजा होता है जीवाणु से, टाइफाइड होता है जीवाणु से, हेपेटाइटिस ए होता है वायरस से, और मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ से। अब इनको सभी को कर लेना, 1 नंबर का कोई सा भी पूछा जा सकता है, या कभी कभी 3 पूछ लेता है एग्जामिनर और 1 गलत दे देगा कि निम्न में से कौन सा गलत है। तो इसलिए आपको सारे पता होने चाहिए। मैंने कहा ना, अगर मैं क्वेश्चन ले लेता तो भाई क्वेश्चन में खाली एक ही कहा था, लेकिन इसलिए मैंने आपको चीजें डिटेल में पढ़ाई, सारे बता दिए। अब एग्जामिनर पूछ ले भाई साहब, कुछ भी पूछ ले, उसका आंसर दे दोगे आप लोग। चलिए वीडियो को आप लोग 480 पर देखा करो, आप लोग 144 पर देखते हो तो वो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगी। अपनी वीडियो की क्वालिटी बढ़ाओ, 480 पर देखिए, ठीक है। अब बात करेंगे डाइजेशन की, मानव में पाचन की बात करेंगे। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसको बात करेंगे। देखिए कि आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। देखते हैं, हमारे मुख में ये लाला ग्रंथि है जो लाला रस स्रावित करती है। लाला रस चावल के मंड को शर्करा यानी स्टार्च इनटू शुगर, शर्करा को किसमें, मंड को किसमें बदल देती है, शर्करा में बदल देती है। हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 साल की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें कहते हैं दूध के दांत, ठीक है। और इन दांत के स्थान पर
दूसरे दांत निकल जाते हैं जिन्हें कहते हैं स्थानीय दांत। बताओ मुझे कितने टाइप के दांत होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओ। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर चलते रहते हैं तथा वृद्धावस्था में यानी जब बूढ़े हो जाते हैं तो ये प्राय गिरने लग जाते हैं। तो देखो मैंने आपको बता दिया जो जो इसके अंदर मेन मेन पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं बार बार, वो सभी बता दिए। इसलिए कह रहा हूं एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। 4 टाइप के दांत होते हैं, तो चलो बताओ 4 टाइप के दांतों के नाम और बताओ मुझे। ये तो बता दिया सही है 4 टाइप, इनके नाम और बताओ। अब पढ़ते हैं अमाशय स्टोमच के बारे में, इसके बारे में देखते हैं अमाशय के बारे में। ठीक है, देख लो भाई अपना आप लोगों का अमाशय। अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलुनुमा संरचना है। यह चपटा एवं जे की आकृति का होता है। जैसा आप लोग देख सकते हो इसकी शेप कैसी कैसी है, जे की आकृति जैसी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। तथा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक और ग्रेसिका एलिमेंट्री कैनल से खाद्य प्राप्त करता है जो भी खाते हैं, और दूसरी ओर क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर खुल जाता है। तो अमाशय के बारे में जितनी भी चीजें थी सभी आपको बता दी। कौन कौन से बता रहे, हिंदी में बता रहे हो, क्या क्या नाम बताया दांतों के नाम, एक बार ऊपर आ जाता हूं। कर्तंग था, कर्तंग के अलावा बताओ हिंदी में बताओ, हिंदी में ही देखता हूं मैं भी। भेदक, ठीक है, और क्या बताया था, मैं ही लिख देता हूं, अग्र चौड़नक, यही थे ना। और चौथा क्या होता है, अग्र का अग्र हटा दिया तो चौड़नक। ठीक है, चलो मुझे भी हिंदी में चारों आ गए नाम, देख लो जो जो आप लोगों ने कमेंट किए सही है क्या, आपने देख लो चारों दांतों के नाम जो मैंने लिख दिए। फ्रेंड्स आपका अमाशय कंप्लीट, आगे देखते हैं। अमाशय का आंतरिक जो सतह होती है वो श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मस अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अमाशय हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। ठीक है, इसको देखिए, गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा गया कि वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं। जुगाली कैसे, मतलब मुंह को चबाते रहते हैं, उनके मुंह में थूक आता रहता है और चबाते रहते हैं, च्यूइंग करते रहते हैं जब वे ना खा रहे हो। वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक भाग में स्टोरेज कर लेते हैं, भंडारित कर लेते हैं। यह भाग जो होता है रूमेन कहलाता है, यानी इसको कहेंगे प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, और घास में सेल्यूलोज की प्रचुरता होती है। आप लोग के अंदर है सेल्यूलोज की, बताओ। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते, बताओ इसका क्या रीजन है। जैसे आप लोग घास की देख इसकी गाय की देख सकते हो, मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूं। ये देखो, ये खाया इसने, यहां से पहुंच गया, इसके यहां से क्लियर भी नहीं दिख रही आपकी। बस आप लोग एक काम करिए, इतना जानना जरूरी है जो मैंने आपको चीजें बताई घास खाने वाले जंतु के बारे में, जो चीजें लिख रही है वो जानना जरूरी है। ठीक है, फोटो के माध्यम से इतना नहीं समझ पाओगे आप लोग। चलिए बात करेंगे अब बात करेंगे मानव शरीर और इसकी गतियों की, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स की। यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं, इसको ध्यान से देखना कि जहां पर 2 हिस्से एक दूसरे से जुड़े हो, उदाहरण के लिए कोनी, कंधा अथवा गर्दन, इन स्थानों को कहते हैं संधि, कहते हैं जॉइंट कहते हैं। अब यहां से देख लो 1 नंबर का जॉइंट पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जॉइंट किस टाइप का है। देखिए पहले बात करेंगे दुराग्र जॉइंट की। ठीक है, ये कौन सा होता है, गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि, ये रही गर्दन और ये रहा सिर। ठीक है, इसको जोड़ने वाली इसको कहते हैं संधि को इसको कहते हैं पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं बाएं घुमा सकते हैं। अगर ये वाला जॉइंट नहीं होगा तो घुमा नहीं पाओगे, चाहे अपना सर आगे पीछे इधर उधर करके देख लो, इसी की हेल्प से होता है। तो दुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती रहती है। ये हो गया पहला जॉइंट। ठीक है, आगे देखिए अगले जॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये तो आपका एग्जाम में भी आया हुआ है कई बार, हिंज जॉइंट के बारे में। इसके बारे में देखिए, हिंज संधि, घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद करिए। ये एक एक्सपेरिमेंट वो बता रहा है कि आप लोग घर के अंदर जब दरवाजे को बार बार खोलते हो और बंद करते हो, ये रहा जैसे घर का दरवाजा, तो इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। ये जो इसके कब्जे है, ये दरवाजों को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। इससे पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। और कोहनी के अंदर हिंज संधि होती है, जैसे गेट आगे पीछे होता रहता है, इसी तरीके से कोहनी के अंदर भी यही वाली संधि होती है। तो दूसरा जॉइंट हो गया। अब देखिए तीसरा जॉइंट आपका फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट के अंदर क्या होता है, अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। जब अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि है। एक्सरे चित्र से हमारे शरीर की अस्तु की आकृतियों यानी शेप्स का पता चलता है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त भाग भी है जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा नहीं जा सकता, इनको कहते हैं उपास्थि, कार्टिलेज कहते हैं इनको। ठीक है, ये हो गया आपका। अपनी उंगलियों को मोड़िए, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें हम कार्पेल कहते हैं।
ठीक है, आप लोग वीडियो देख रहे हो, कान में ईयरफोन लगा के हाथ में मोबाइल लिया है तो करके देखिए। अब बात करेंगे जंतुओं की चाल की। एक नंबर के किसी ना किसी जंतु की चाल पूछ लेता है। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, पहले बात करेंगे केचुए की। केचुए के बारे में देख लीजिए कि केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। ये आप लोग देख भी सकते हो। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, इसमें पेशियां होती है जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती है। आपने देखा होगा कभी तो केचुआ बहुत बड़ा हो जाता है साइज में, कभी छोटा सा हो जाता है। पता है किसकी वजह से होता है? पेशियों की वजह से होता है। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी पूछा गया था कि किसकी हेल्प से होता है, तो ये होता है भाई आपका पेशियों की वजह से। और देखते हैं, इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचय पदार्थ यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा यह किया गया कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है जिससे पौधों को फायदा होता है। इसलिए तो केचुए को कहा जाता है किसानों का मित्र, किसानों का फ्रेंड। किसको कहा जाता है? केचुए को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसी वजह से, क्योंकि जो भी ये खा लेता है उनको फिर बाहर निकाल देता है जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। तो हुआ ना किसानों का मित्र। केचुआ कंप्लीट। आगे चलते हैं। अगला आ गया भाई घोंगा, स्नेल। इसके बारे में देखिए, इसकी पीठ पर गोल संरचना होती है। इसको आप देख भी सकते हो, आपने रियल में देखा होगा। इसे कवच कहते हैं। यह घोंगे का बाह्य कंकाल यानी आउटर स्केलेटन है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। यह कवच एकल एकक होता है और यह घोंगे को चलने में कोई सहायता भी नहीं करता। यह घोंगे के साथ खींचता जाता है, जहां भी घोंगा जाएगा उसके पीछे पीछे ये भी चला जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, देखिए मैं बार बार कह चुका हूं, अब आपकी सिर्फ मैराथन इंग्लिश और आपकी संस्कृत बची है। इनको मैं कल और परसों कंप्लीट करा दूंगा, खत्म करा दूंगा। आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आज आपकी साइंस कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद इंग्लिश और संस्कृत भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट के आपकी मैराथन है मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है। यूट्यूब पर आप सर्च कर लो सीटेट 2021 मैराथन क्लास और मेरा नाम लिख देना साथ में सचिन, आपको सभी मैराथन क्लास मिल जाएगी। मैंने आपसे प्रोमिस किया था आपकी इंग्लिश और संस्कृत में जल्दी लूंगा, बेफिक्र रहिए। आज मैं संस्कृत के पीछे पड़ा हूं, इसको आज खत्म करके रहूंगा। बढ़ते तिलचट्टा के बारे में, कॉकरोच के बारे में, कि तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता भी है। इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। ये आप देख सकते हो। यह बाह्य कंकाल विभिन्न एकाकों की परस्पर संधियों द्वारा बना होता है जिसके कारण गति संभव हो पाती है। मैंने कहा ना एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा तिलचट्टा स्लैश मार के, इसके बारे में आपसे चीजें डिटेल में पूछ लेगा। इसलिए आपको ये सारी चीजें जानना जरूरी है, किसी भी आपको कोई भी जानवर हो, कोई भी टॉपिक हो, क्योंकि ये जो लाइन है ना मैंने बहुत ही छान छान के लाइन ली है, इसलिए सभी महत्वपूर्ण आपके लिए आज की वीडियो के अंदर। देखिए बात करते हैं, अब बात करेंगे मछली के बारे में, फिश के बारे में, कि नाव की आकृति काफी समय तक काफी सीमा तक मछली जैसी है। मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है और शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखे कहलाती है। आप मछली को देखोगे तो देखो आगे से ऐसे नुकीली रहेगी और पीछे से भी आपके ऐसी रहेगी। ठीक है, तो ये नुकीला होता है। आपने जो पानी के जहाज भी देखे होंगे वो मछली की तर्ज पर ही बनाए हुए हैं, जो पानी के जहाज देखे। और ये मछली वाला क्वेश्चन आपके भाई सीटेट के एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है भाई, पंजाबी नहीं करा सकता मैं, पंजाबी नहीं आती। और देखते हैं मछली के बारे में और चीजें। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष फिलीपर पहनते हैं। बड़े बड़े से आपने देखा होगा, फिलीपर से बड़े पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। ये सल्क मछली को सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में सुगम गति करने में सहायक भी होते हैं। मछली के जो गिल्स होते हैं उसे जल में श्वास लेने में सहायता करते हैं। तो देख ले मछली किससे सांस लेती है? अपने गिल्स यानी गलफड़ों से सांस लेती है। मछली कंप्लीट। चलिए बात करेंगे अब सांप की, सर्प की, स्नेक की। सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। देखो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था, सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था सांप, उसके बाद आपसे पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सा कथन इसके बारे में सही नहीं है। तो अगर आपको सारी चीजें सांप के बारे में पता है तो आप लोग बता दोगे कि भाई ये गलत है। इसलिए कहा ना चीजें आज मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। सांप का जो मेरुदंड होता है, जो स्पाइनल कोड होता है, वो लंबा होता है। शरीर की जो पेशियां होती है क्षीण एवं असंख्य होती है, बहुत ज्यादा होती है। वे परस्पर जुड़ी होती है चाहे वे दूरी पर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती है।
सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है, इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। ठीक है, और सांप इसका शरीर अन्य वलय में बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इसी कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता, मतलब सीधी रेखा में नहीं चलता। कैसे चलता है? इस तरीके से चलता है। ठीक है, ये क्या बना दिया, इस तरीके से चलता है। चलिए, ये सांप कंप्लीट है आपका। अब बात करेंगे सोइल की, मृदा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसको देखिए एक बार, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, एक सेकंड आप यहीं पर रुकिए। चलिए बात करेंगे मृदा यानी सोइल के बारे में। मृदा अनेक परतों की बनी होती है, अनेक लेयर्स की बनी होती है मृदा, और मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। देखो इंपोर्टेंट है आपका ह्यूमस, जो मिट्टी के अंदर सड़े गले पदार्थ जो होते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। देखो इसको देखिए आप लोग, मृदा परिच्छेदिका सोइल प्रोफाइल, ये क्या होती है? जब मृदा को वर्टिकल काटा जाता है। ठीक है, किसमें काटा जाता है? मृदा को वर्टिकल काटा जाता है तो कुछ लेयर्स नजर आती है। अब इसमें मैं आपको दिखा देता, तो ये जो लेयर्स होती है ये होती है आपकी 5 टाइप की। ठीक है, ये आपकी 5 टाइप की लेयर्स आती है, तो इन्हीं के अध्ययन को आपको मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। ठीक है, और इसके कितने वो बताए संस्तर, लेवल नहीं संस्तर बताए इसके, तो ये बताए 5 संस्तर। हिंदी के अंदर, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं होरिजन, इंग्लिश के अंदर याद करो 5 होरिजन बताए मृदा परिच्छेदिका के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक परत स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये प्रत्येक संस्तर स्थितियां कहलाती है, जो मैंने अभी आपको बताए थे 5 संस्तर यानी कि 5 होरिजन। आगे देखते हैं मृदा के टाइप्स, मृदा के प्रकार पढ़ते हैं। देखो सभी प्रकार जानना आपके लिए जरूरी है। टाइप्स ऑफ सोइल, सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण, ह्यूमस मैंने आपको भी बताया, मृदा कहलाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होगा तो कहला जाएगा आपका सैंडियोइल यानी बलुई मृदा। अगर छोटे कणों का अनुपात ज्यादा हो जाएगा तो कहलाएगा आपका क्ले सोइल यानी कि मंडमय मृदा। ठीक है, तो ज्यादा में कहलाया जाएगा आपका बलुई मृदा, और जब छोटों की ज्यादा होगी तो कहा जाएगा आपका मंडमय मृदा। आगे देखते हैं, यदि बड़े और छोटे कणों का मात्रा लगभग समान हो जाए तो ये कहलाई जाएगी आपकी दुमटी मृदा। ठीक है, लोमी सोइल। चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन यह भारी होती है, क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। गेहूं जैसी फसलें महीन मंडमय मृदा में उगाई जाती है, क्योंकि वह ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वर होती है। आपकी मृदा के टाइप खत्म हो गए। चलिए, मैंने कहा ना जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें उन सभी का निचोड़ आज आपको बता रहा हूं। यहां से मान के चलिए आप लोग जितनी चीजें बता रहा हूं एनसीईआरटी करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर लगाना, 30 में से 20 प्लस का स्कोर मार के आओगे अपने एग्जाम के अंदर। इतनी एनसीईआरटी आज आपकी वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। आप लोग कहते हो ना सर एनसीईआरटी कराओ, ढूंढते रहते हो आप लोग, आपको आज मिलेगी इतनी एनसीईआरटी। ठीक है, बस चीजें डिटेल में पढ़ते रहना, क्योंकि एक एक लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो ये कहा जाता है आपका भाई वायवीय श्वसन। ठीक है, खत्म आपका जीवों में श्वसन। इसके बारे में पढ़ते हैं और चीजें, यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। यीस्ट एक कोशिक जीव है। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं। इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं। अब देखो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था एल्कोहल निर्माण करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है? यीस्ट आपका हो गया। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? हिंदी के अंदर खमीर बोला जाता है। बताना एक बार कमेंट बॉक्स में क्या बोलते हैं। अतः इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए यूज किया जाता है। जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है, इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। मसल्स जो क्रैम्प्स होती है, ठीक है, वो इससे होता है आपका। तो कंप्लीट हो गया। चलिए बात करते हैं अब आगे। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, यानी जो प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात करते हैं। सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जनन कहलाता है। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन के मोड्स की, इसकी विधियों की। अधिकांश पादपों में मूल, तना और पत्तियां होती है। ये पादप के काय के अंग कहलाते हैं। पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। ठीक है, लैंगिक हो गया।
अब बात करेंगे आपके अलैंगिक और लैंगिक के बारे में। पहले बात करेंगे अलैंगिक के बारे में। अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। वो अलैंगिक जनन जिसमें पादप के मूल, तने, पत्ती अथवा कली जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूंकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, इसे कायिकीय प्रवर्धन कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा डिटेल में लिया है। कुछ पादपों की जड़ें भी नए पादपों को जन्म दे सकती है, उदाहरण के लिए शकरकंद और डालिया। ठीक है, कैक्टस जैसे पादप के विभाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलंगन भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। तो अलैंगिक के बारे में जितनी भी चीजें थी कंप्लीट। अब बात करेंगे लैंगिक के बारे में। लैंगिक के बारे में देख लीजिए। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग होता है। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं उनको बोला जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, एक लिंगी पुष्प। और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकर दोनों ही हो जाते हैं उनको बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, द्विलिंगी पुष्प। मक्का, पपीता और ककड़ी या खीरे के पौधों में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से कौन सा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स नहीं है। तो एग्जाम्पल आपको ये दे देगा, एक आपको गलत दे देगा। तो आपको इसलिए इन सभी के नाम पता होनी चाहिए जो आपको सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन आपका यहां से डिटेल में आना है। जब एनसीईआरटी एग्जामिनर ने दे दी कि भाई आपका एनसीईआरटी से पेपर बनाएंगे, तो भाई साहब अपना थोड़ा चीजें डिटेल में पूछेगा, इसलिए आपको डिटेल में पढ़नी है। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्म को बनाते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्म अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्म को के युग्मन से क्या होता है, आपका जाइगोट बनता है। आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे परागन की, इसके बारे में देखिए। परागकण हल्के होते हैं, वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। परागकणों का प्रकाश कोश से पुष्प के वर्तिकान पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकान पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागन कहते हैं। और देखते हैं ऊपर, पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकान पर गिरते हैं तो इसे पर परागन कहते हैं। देखिए, अब ये चीजें मैंने आपको चाहे तो मैं इसको आप समझा सकता था। अगर मैं एक टॉपिक के ऊपर समझाऊंगा आपको तो इतनी एनसीईआरटी आपको दी हुई है, आप लोग यकीन मान के चलिए कम से कम आपके 10 घंटे लग जाएंगे पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करने में। इसलिए मैंने क्या काम किया, ये सारे के सारे पॉइंट आपको लिख दिए डिटेल में, क्योंकि यही पॉइंट आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको ऐसे डिटेल में आप लोग याद करिए, क्योंकि आपके फैक्ट पर क्वेश्चन आते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। क्वेश्चन आंसर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसे ज्यादा आते हैं। अब बात करेंगे रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, इसके बारे में देखिए। रेगुलर और इरेगुलर के बारे में, जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या इरेगुलर सरफेस पृष्ठ से परिवर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती, जैसा आप यहां पर देख सकते हो, तो ऐसे परावर्तन को कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी विचलित परावर्तन कहते हैं। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को नियमित परावर्तन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। बस इसके अंदर ये जानने की चीज है। अब देखिए स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी गोलीय दर्पण के बारे में। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि किसी परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल और अवतल दर्पण आप लोगों ने समझ लिया। आगे देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो उत्तल दर्पण है वो चीजों को बढ़ा देता है या घटा देता है? जो उत्तल दर्पण होता है आपका, तो ये क्या करता है, चीजों को बढ़ा देता है। ठीक है, और जो अवतल दर्पण होता है, कहा गया जो अवतल दर्पण होता है चीजों को छोटा कर देता है। आगे देखते हैं। किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आपने डॉक्टरों को आंख, नाक, कान तथा गले का निरीक्षण करते देखा होगा, यानी जो ईएनटी वाले डॉक्टर है, ठीक है, जो आंख, नाक, कान, गले का निरीक्षण करते हैं वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, मैं कमेंट बॉक्स में आपका ध्यान नहीं है, आपका गया। ठीक है, क्वेश्चन आप बाद में पूछना। मैं कहां पर था, दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है और दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आप लोग जो कमेंट कई बार पूछ लेते हो तो मेरा ध्यान क्लास से फिर आप लोगों की तरफ चला जाता है।
आगे देखिए कहां पर था मैं, टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। वाहनों के पार्श्व दर्पणों में उपयोग किए जाने वाले उत्तल दर्पण है। ठीक है, देखिए अब आगे, अब बात करेंगे इमेज फॉर्म बाय लेंसेज। ठीक है, लेंसों द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी देखिए। ये होता है आपके कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉनकेव को आप ऐसे याद करो, कॉनकेव के अंदर केव आ रही है ना, गुफा जैसी, देखो आपका गुफा जैसा बनना है, इसकी अगर आप शेप देखोगे तो गुफा जैसा बनना है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके बारे में थोड़ी डिटेल में। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरबीनों तथा माइक्रोस्कोप में किया जाता है। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उनको बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं उनको बोला जाता है कॉनकेव लेंस। जो लेंस होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर पूछा गया है सीटेट में और कई बार आया है। आगे देखते हैं, उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसारित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपत्ति प्रकाश को अपसरित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। यह आपका सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे। बात करेंगे आंखों के बारे में, नेत्र के बारे में, आई के बारे में, इसके बारे में करते हैं बात डिटेल में। देखिए, हमारी नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है, पूरी नहीं है लेकिन लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है, यह कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भाग की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। ठीक है, इसे पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। जैसा आप लोग फोटो में देख सकते हो, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये देखो, ये रहा कार्निया, ये सेफ्टी करेगा। आगे क्या है, कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेचीदी संरचना पाते हैं जिसे बोला जाता है आपका परितारिका। ठीक है, आइरिस बोला जाता है, ये आप लोग देख सकते हो यहां पर कार्निया के पीछे। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं, आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करता है। जैसा आपने देखा है ना कि किसी की आंख नीली होती है, किसी की भूरी होती है, वो इसी की वजह से होती है। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है और लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकस करता है। इस परत को रेटिना बोलते हैं। ठीक, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर है। देखो सीटेट के एग्जाम में ये भी पूछा गया है और आपके ये पॉइंट भी पूछे गए जितने मैंने अभी आपको बताए। तो ये आंखों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे सभी मैंने आपको बता दिए। अब एग्जामिनर देखते हैं क्या पूछता है आपसे। बात करेंगे इंद्रधनुष की, छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा जानना इसके लिए जरूरी नहीं है। इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, विबग्योर के नाम से। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। ठीक है, ये हो गए आपके 7। आप इंद्रधनुष तभी देख सकते हैं जब आपकी पीठ सूरज की ओर हो। उसके अलावा प्रिज्म सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को 7 वर्णों में विभक्त कर देता है। बताओ सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? रेड के अंदर होता है। रेड के अंदर होता है तो इसका मतलब भाई तैयारी बहुत ही उम्दा चल रही है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये रही इलेक्ट्रिक सेल, जैसे इसमें आप लोग ये फोटो के माध्यम से देख सकते हो। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। जो लाइट मिलती है टॉर्च के बल्ब को, वो किससे मिलते हैं? विद्युत सेल से मिलते हैं। ये रही विद्युत सेल, आपके घर में भी होगी ऐसी। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में किया जाता है। किसमें? अलार्म घड़ी में यूज किया जाता है। जो रिस्ट वॉच होती है, कलाई घड़ी, उसमें यूज किया जाता है। रेडियो के अंदर किया जाता है, कैमरों के अंदर किया जाता है और बहुत जगह यूज किया जाता है। आप लोगों को ये चीजें पता होगी। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। फिर हम क्या कहते हैं? जा दुकान से दूसरी लेकर आ, ये वाली तो खत्म हो गई, बेकार हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु 2 मोटे तारों के बीच में लगा रहता है। तो ये सारा कंप्लीट आपका। चलिए बात करते हैं आगे। देखो फ्रेंड्स, कुछ बच्चे बोल रहे कि प्लीज इसको इंग्लिश में भी कराओ। तो देखो आप लोग देख रहे हो कितना सारा कंटेंट है। अगर मैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता और साथ में फोटो लिखता तो मेरे मोबाइल फोन पर नहीं आ पाती ये वीडियो। तो या तो मुझे इंग्लिश में बनानी पड़ती या मुझे हिंदी में बनानी पड़ती। लेकिन मोस्टली बच्चों के कमेंट्स मेरे पास ये आते हैं कि सर हिंदी में बनाना, जो साइंस है हमको हिंदी के अंदर देना।
ठीक है। वैसे मैं भी इंग्लिश में बहुत चीजें मुझको याद रहती है, मुझे भी हिंदी में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है, लेकिन मैं कर लेता हूं, इसलिए मैंने ये फैसला किया मैं हिंदी में बनाऊंगा। वरना आप सभी को पता है, जिनको मैंने नोट्स दिए थे अपने, मैंने हिंदी में साइंस बनाई थी, इंग्लिश में बनाई थी, ताकि हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों ही बच्चों का मैं ख्याल रख सकूं। और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बनाए थे, वो भी दोनों लैंग्वेज में बनाए थे। अगर मुझे फॉर्मेलिटी करनी होती तो मैं खाली एक लैंग्वेज में बना के आपको दे देता, लेकिन मैंने उसके बाद दूसरी लैंग्वेज में भी बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कोई भी काम करता हूं उसको इसी तरीके से परफेक्शन के साथ करता हूं आप लोगों के लिए। तो इसमें इंग्लिश वाला नहीं हो पाएगा, उसके लिए सॉरी है। आप लोग इसको ऐसे ही समझ लोगे तो भी सफिशिएंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग भरोसा करिए मेरे ऊपर, ये आपके लिए सफिशिएंट है, बस थोड़ा सा समझते जाइए चीजों को। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, विद्युत परिपथ के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है, ये देखो फोटो में, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक एग्जाम्पल है। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होगा, यानी तभी जलेगा, जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखो ऐसे, जैसे इसमें लगाया हुआ है यहां से, ठीक है। इसलिए मैंने फोटो साथ के साथ लिए ताकि फोटो से आपको चीजें क्लियर हो जाए। चलिए बात करते हैं अब आगे। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने आज तक कमेंट नहीं किए, आज कर रहा हूं क्योंकि मुझे संस्कृत के अंदर प्रॉब्लम है। देखो मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अब सिर्फ आपकी जो मैराथन क्लास बची है वो बची है इंग्लिश की, और अब बची है आपकी संस्कृत की। सभी सब्जेक्ट की मैराथन क्लास मैंने आपको दे दी। सोशल साइंस भी मैंने कल पूरी कंप्लीट करा दी, साइंस में आज आपकी कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद इन दोनों का नंबर है, इनको उड़ाएंगे मिलकर हम लोग, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए, कल और परसों इन दोनों की मैं डाल दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर मैराथन क्लास, आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स के बारे में बात करेंगे और इंसुलेटर के बारे में। इनके बारे में देखिए, यहां से क्वेश्चन आपका कई बार सीटेट के एग्जाम में बनता है। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, जो फ्लो होने देते हैं, यानी लाइट को आने देते हैं, वो होते हैं विद्युत चालक, ठीक है। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते, ये इसका अपोजिट होते हैं इंसुलेटर। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग ये बनाए जाते हैं आपके, जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको लिए यूज किया जाता है, रबड़ का यूज करते हैं, प्लास्टिक का यूज करता है, क्योंकि इसके अंदर लाइट तो प्रवाहित नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, चाहे तो ट्राई कर लेना, विद्युत को टच करके, करना मत वैसे कोई भी। आगे देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में पढ़ते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ये आपका इंपोर्टेंट है, इसको देखिए। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रभावित होती है, ठीक है, जैसे तार होते हैं उनसे कोई जब लाइट गुजरती है तो वह तप्त हो जाता है, इससे विद्युत धारा को तापीय प्रभाव कहते हैं। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों से जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वे शीघ्र ही पिघलकर टूट जाते हैं। इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्यूज सुरक्षा युक्ति है जो विद्युत परिपथ की सतही तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है। कंप्लीट आपका। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए मैं आपसे कभी लाइक की तो कहता नहीं हूं कि लाइक करो मेरी वीडियो को, लाइक करो खूब, ठीक है। तो ये चीज तो मुझसे होगी नहीं। हाँ, वीडियो को शेयर कर देना, आप लोग जितना हो सके अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर देना। शेयर करने से क्या होगा, जिन लोगों की साइंस की तैयारी अभी तक नहीं हुई है, अभी तक उन्होंने किताब उठाकर भी नहीं देखी, आज ये वाली वीडियो को देख लेना। सारा एनसीईआरटी का कंटेंट उनको आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। जो आपके यार दोस्त भी होंगे, चाहे आपके व्हाट्सएप ग्रुप आपका बना होगा, जो भी आपके पास सोर्स होंगे, तो वीडियो को शेयर कर देना जितना हो सके, ताकि सभी का लास्ट टाइम में भला हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। लाइक तो आप लोग करो या ना करो, उसकी टेंशन नहीं है। आगे देखते हैं, अगला है आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। यहां से आपका क्वेश्चन बना है कई बार, इसको देखेंगे। जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं, आसुत जल मैंने आपको कई बार बता दिया, कमेंट बॉक्स में बताओ क्या है, तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। आसुत जल लवणों से मुक्त होने के कारण हीन चालक होता है। विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है, ठीक है। यह चीज आपको सारे पॉइंट डिटेल में याद करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको चीजें डिटेल के अंदर आती है। आगे देखते हैं, अगला आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके बारे में देखिए। चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है।
इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वास्तव में विद्युत धारा का उपयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। आपका खत्म हो गया मैग्नेटिक इफेक्ट। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मेटेरियल्स, चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ, इनके बारे में बात करते हैं। चुंबक कुछ पदार्थों को तो आकर्षित करती है, जबकि कुछ पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते। इनके बारे में देखते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं यानी कि चिपक जाते हैं, वे हो जाते हैं चुंबकीय पदार्थ। जैसे कौन हो जाएगा? लोहा। लोहे को चुंबक की ओर करके देखना, आप लोगों ने किया भी होगा, तो चिपक जाएंगे। निकल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। और जो पदार्थ नहीं होते, आकर्षित नहीं होते, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं अचुंबकीय पदार्थ। कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे वो कौन सा होता है। खत्म हो गए चुंबकीय अचुंबकीय। आगे देखते हैं पोल्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के ध्रुव, इसके बारे में पढ़िए। अधिकतर लोहे का बुराद छड़ चुंबक के दोनों सिरों के पास चिपकता है। चुंबक के ध्रुव इन सिरों के नजदीक होते हैं। उत्तर की ओर निर्देश करने वाले सिरों को चुंबक का उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दूसरा हो जाता है दक्षिणी ध्रुव। ये आप लोग देख सकते हो फोटो के माध्यम से। सभी चुंबकों के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उनका आकार कैसा भी हो। सामान्यतः चुंबकों पर उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को अंकित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आज आपका चुंबक कंप्लीट हो जाएगा। यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं बार बार आपके। चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। आसमान ध्रुव आकर्षित होते हैं, और सॉरी आसमान कह रहा हूं, असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं और समान ध्रुव में प्रतिकर्षण। यदि चुंबक को गर्म किया जाए या फिर उसको हथौड़े से पीटा जाए या फिर ऊंचाई से गिरा दिया जाए तो अपने गुण को खो देगा। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों के पास रखा जाना चाहिए। ठीक है, आज चुंबक ही चुंबक हो रहा है आपका, कंप्लीट हो जाएगा अब आपका। चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजियम सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए। अब इसका रीजन आपको पता होगा क्यों रखना चाहिए। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, बल यानी फोर्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में देखिए, ये बल और फोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका बहुत बार रिपीट होता है। बात करते हैं, किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। आप लोगों ने जब किसी को धकेल, तो उसी की बेसिकली बात हो रही है, फोर्स की। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यह महत्वपूर्ण आपका। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में होता है तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज रखी है, अगर इसे इसकी साइड में धकेलेंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर बल वस्तु की गति की दिशा के अपोजिट में होगा, विपरीत दिशा में होगा, तो वस्तु की चाल कम हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली बल के बारे में इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे संपर्क बल की, कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्सेस यहां से हटा ही दिया, चलिए इसके बारे में छोड़िए, ये वैसे इतना एग्जाम के अंदर पूछा भी नहीं गया है। ठीक है, संपर्क बल के बारे में क्वेश्चन आंसर के अंदर मैं इसका डाल दूंगा, एक बार ये क्वेश्चन आया गया था, इसलिए इसको हटा ही दिया है संपर्क बल के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, नहीं संपर्क बल का दिया हुआ है पेशीय बल। ठीक है, अब देखिए यहां से इसको मस्कुलर फोर्स के बारे में देखिए। फ्रेंड्स एक सेकंड रुकिए, नोट्स बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। कहां पर था? मस्कुलर फोर्स। आज पानी प्यास भी बहुत लग रही है मुझे। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं, यानी मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं अपने हाथों से किसी भी चीज से, वो होता है मस्कुलर फोर्स, पेशीय बल। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्य को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग आते हैं। ठीक है, जैसे ऊंट इनको बैलगाड़ी में यूज करते हैं, सामान ढोने वोने के लिए करते हैं। तो बेसिकली कौन सा फोर्स यूज करते हैं? मस्कुलर फोर्स यूज करते हैं। पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब किसी पेशीय किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। ठीक है, संपर्क बल आपका नीचे दिया हुआ था, मैंने सोचा ये टाइपिंग वाले भाई साहब ने काट दिया है। घर्षण बल भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। तो बेसिकली आपका जो संपर्क बल था, जिसका आपका पेशीय बल यानी मस्कुलर फोर्स है, जो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए इसके अंदर ज्यादा कुछ था नहीं बताने के लिए, ये भाई साहब ने पता नहीं क्यों जोड़ दिया। फिर भी मस्कुलर फोर्स यानी जो हम लोग लगाते हैं अपनी मसल्स के थ्रू जो फोर्स देते हैं, मैंने तो कटवाया था लेकिन उसने जोड़ दिया, तो चलो अच्छी बात है। आगे देखते हैं, अब बात करेंगे असंपर्क बल की, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। इसके बारे में एक बार देख लीजिए, ये थोड़ा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का उदाहरण है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती है क्योंकि उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है और गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु के ऊपर लगता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे
पहले किसने पता लगाया था, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। और पता कैसे लगाया था, ठीक है, कौन सा फल जब गिरा था तब उन्हें पता लगा था, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। अब बात करेंगे दाब यानी प्रेशर के बारे में। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब यानी प्रेशर कहते हैं। ये देखो इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, दाब का फॉर्मूला है बल अपॉन क्षेत्रफल। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एफ अपॉन ए। ठीक है, एफ का मतलब होता है आपका फोर्स, ए का मतलब होता है आपका एरिया, यानी बल बटा क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। हमारे चारों ओर वायु है और वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक, दाब खत्म आपका। देखते हैं अब बात करेंगे फ्रिक्शन के बारे में, घर्षण के बारे में बात करते हैं। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के बीच काम करता है। यदि रफ सरफेस यानी पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल अधिक हो जाएगा। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार करने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल, ये कौन सा कहलाया जाता है आपका, स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन की माप होती है। इसके विपरीत किसी माप को उसकी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसे घर्षण की माप होती है। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है, स्प्री घर्षण जो होता है, स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से लिख नहीं सकते, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, मैं भी जो लिख रहा हूं ना लिख नहीं पाऊंगा। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर देती है तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वह घर्षण ना होगी तो। ठीक है, आप लोग भी अपनी स्पीड को आरंभ कर दो और ऐसी स्पीड कर दो कि आप लोग कभी ना रुके जब तक कि आप लोगों को जॉब ना मिल पाए। ठीक है, चलिए, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक बोलते हैं। घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता। कोई पूर्णतः पृष्ठ पूर्णतः चिकना नहीं होता, उसमें कुछ अनियमितता अवश्य होती है, जरूरी होती है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनी घर्षक कहते हैं। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। ठीक है, इसमें फोटो नहीं ली टाइपिंग वाले भाई साहब ने, वरना फोटो के माध्यम से मैं आपको समझाता, बड़ा सही समझता। आगे देखते हैं, जो लोटनी घर्षण होता है यानी जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सर्पिल घर्षण से कम होता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। किसी तरल पर लगने वाला घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स देखिए, घर्षण के बारे में, फ्रिक्शन के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो सब मैंने आपको बता दी। बात करेंगे अब आगे, बात करेंगे अब साउंड की। साउंड से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि मानव में ध्वनि वाक्यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है, इतना तो आपको पता है। आगे देखते हैं, पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है। महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm की होती है। और बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं। यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियां भिन्न भिन्न पाई जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्वनियों को संचरण के लिए कोई माध्यम चाहिए। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन में निर्वात है। ध्वनि निर्वात में संचारित नहीं हो सकती। ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती है तथा किसी माध्यम से सभी दिशाओं में संचारित हो सकती है। यह माध्यम ठोस, द्रव, किसी भी गैस, कोई भी हो सकता है। तो देखो फ्रेंड्स, एक बात देखो यहाँ पर, अब मैंने आपको चीजें पढ़ाई, ठीक है, अब मैंने आपको ध्वनि के बारे में बताया। अब ध्वनि के बारे में एग्जामिनर जितनी भी चीजें पूछेगा वो आपसे यहां पूछेगा। वरना मैं बेसिकली क्या काम करता, आपको ध्वनि का क्वेश्चन लेता या ध्वनि के बारे में एक चीज बताता और मैं वीडियो को बनाकर निकल लेता। लेकिन जो आपके सीटेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो सीटेट के अंदर आपके क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे ध्वनि का दे दिया, नीचे आपको 4 ऑप्शन जो देगा वो 4 ऑप्शन इन लाइन में से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए ये सब चीजें मैंने आपको डिटेल में ली है। ये चीज आपको थोड़ा पढ़ने में बोरिंग जरूर लगेगी, लेकिन इससे आपको चीजें डिटेल में याद हो जाएगी। ठीक है, बात करेंगे आगे। साइंस के देखो, बच्चे बोल रहे हैं कि साइंस की पेडागोजी कराओ। मैं जो डेली लाइव टेस्ट लेता था तो उसमें पेडागोजी कराई हुई है, तो साइंस की पेडागोजी ज्यादा मुश्किल नहीं आती। मुश्किल आता है साइंस के अंदर ये कंटेंट याद करना जो मैं आपको दे रहा हूं। पेडागोजी आप लोग खुद सोल्व कर जाओगे, ज्यादा नंबर की आती भी नहीं है, 10-12 नंबर की देखने को मिलती है। अगर मान लीजिए 12 नंबर की आई तो 10 नंबर आप लोग इजीली सोल्व कर दोगे। मेरे वाले टेस्ट लगा लेना साइंस के, ठीक है। और वरना मेन होता है आपका कंटेंट, ये आता है आपका 18-20 नंबर के करीब का। और ये अगर आपको चीजें याद है, फटाक से आंसर निकालोगे आप एकदम। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर।
ये कुछ दिनों से बच्चे ने ट्रेंड करा रखा है कि सर नंबर 1 टीचर यूट्यूब पर सचिन सर ठीक है, ट्रेंड बना दोगे आप लोग इसे ऐसे चलाते चलाते। बेसिकली आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाए, सबसे बढ़िया ये चीज है। आगे बात करते हैं कान ईयर्स के बारे में। कान के बारे में देखते हैं जरूरी बातें कि कान के बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है, जैसा आप लोग देख भी सकते हो, ये रही बाहर की जो शेप होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिल्ली होती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसे ईयर ड्रम कहते हैं। कर्णपटय के इसको बोलते हैं। कर्णपटय एक तानित रबड़ की सीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटय को कंपित करते हैं। कर्णपटय देखो कितना बढ़िया नाम है हिंदी के अंदर, कर्णपटय। ईयर ड्रम, ईयर ड्रम कंपनों को आंतर कर्ण तक भेज देता है, वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम ध्वनि को सुन सकते हैं। अब देखो इसके अंदर बताने के लिए कुछ था? कुछ नहीं था। इसमें बेसिकली कान के बारे में चीजें थी कि भाई कान क्या काम करता है। तो हम सभी को पता है कि कान से हम सुनते हैं, बेसिकली इससे ज्यादा तो कुछ और काम नहीं है। लेकिन ये जो चीजें इसने डिटेल में बताई है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है उसके जरिए हम सीखते हैं, वो महत्वपूर्ण चीज है। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में इस टाइप के, ठीक है। आगे देखते हैं, कान आपका कंप्लीट। आगे देखते हैं, आगे अगला टॉपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन, कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवर्ती। यहां से क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना वाइब्रेशन कहलाता है। इस गति को दोलन गति भी कहा जाता है। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवर्ती कहते हैं। आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है। इसका संकेत हर्ट्ज है। ये आपको कई जगह देखने को भी मिलेगा, ठीक है। पूरा नाम नहीं लिखते, खाली इतना लिख देते हैं, समझ जाते हैं। एक हर्ट्ज आवृत्ति एक दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है, ठीक है। आयाम तथा आवृत्ति किसी ध्वनि के दो महत्वपूर्ण भाग है। आगे देखते हैं, अगला है आपका ऑडियबल एंड इनऑडियबल साउंड, सर्वे और असर्वे ध्वनियां, जिनको हम सुन सकते हैं और जिनको हम नहीं सुन सकते। ये क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको चीजें डिटेल में देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार आपका है, बेसिकली आपका सारा पेपर ही यही से आता है जो आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। बाहर से आपका टॉपिक भी नहीं आता। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली तो आपने अपने साइंस को उड़ा दिया, और आज की वीडियो में आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करा रहा हूं। इसका मतलब आपका भाई पेपर एनसीईआरटी से बनेगा, यानी कुल मिला के वीडियो कर लेना, बस खत्म आपका मामला। इतना बड़ा एग्जाम है भी नहीं बेसिकली सीटेट का, आप लोग बेफिक्र रहिए। तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मनुष्य कान नहीं सुन सकता। यानी जो हम सुन सकते हैं ना, वो 20 हर्ट्ज से कम पर नहीं सुन सकते। यह कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियां मानव कानून द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती, यानी सुन नहीं सकते। ऐसी ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी 20 हर्ट्ज से जो नीचे की जो ध्वनियां होगी जिनको मनुष्य नहीं सुन सकता, वो होती है अश्रव्य ध्वनि। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्तियों की ध्वनियां भी मनुष्य कान द्वारा संसूचित नहीं होती, सही से नहीं सुन सकता। तो भाई कितने की सुनता है वो देखो आप, ये आगे आपकी महत्वपूर्ण बहुत ही ज्यादा है। मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का जो रेंज है वो है भाई आपका 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ये आपका सीटेट में बहुत बार आया, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की बीच की आवृत्तियों वाली ध्वनि ही सुन सकते हैं, इससे कम वाली नहीं सुनेंगे। इससे ज्यादा वाली सुन ली तो आपके कानों का हो जाएगा सत्यानाश। कुछ जंतु 20 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं, और कुत्तों में यह क्षमता होती है। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिससे कुत्ते सुन सकते हैं लेकिन मानव नहीं सुन सकता। जाने माने प्राश्रव्य ध्वनि यानी जो अल्ट्रासाउंड उपकरण होते हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग करते हैं, 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी ये आवृत्ति हर्ट्ज हो गई। चलिए बात करेंगे अब आपके अगले टॉपिक के बारे में। अगले टॉपिक आपके मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, इनके बारे में देखते हैं। धातु और अधातु। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित ट्रांसफॉर्म किया जाता है, उसको बोला जाता है आपका आघात वर्धनीयता, वो कहलाता है, ठीक है। यह धातु का अभिलक्षणिक गुण है। धातु का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है, वो बोला जाता है आपका तन्यता। ये दोनों आपके हो गए, ठीक है। इनके ऊपर इंपोर्टेंट लाइन खींच देता हूं, आगे देखते हैं। धातु गायन ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, वे ध्वनिक कहलाते हैं। कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम है तथा दिखने में मलिन है। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूरे हो जाते हैं। ध्वनिक नहीं है और उष्मा तथा विद्युत के कुछ अलग है, ठीक। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातु के उदाहरण है सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस।
अब यही से ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं आपके कि इनमें से कौन सा अधातुओं का उदाहरण नहीं है। तो अगर आपको ये सारे याद है तो आपको जो गलत वाला होगा उसके ऊपर आप लोग सही आंसर लगा दोगे। इसलिए मैंने कहा चीजें डिटेल में पढ़ी है, प्रैक्टिस में आपकी कराऊंगा फ्रेंड्स। इस साइंस को तो मैं आपकी ऐसी कंप्लीट करा दूंगा इन 2 दिन के अंदर, आप देख लेना, आपको कुछ नहीं छूटेगा आपको यहां से, ठीक है। पहले आज आपके एनसीईआरटी कंप्लीट कराओ, फिर कराऊंगा क्वेश्चन आंसर इनसे जुड़े हुए। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी यानी पारा केवल एक ऐसा धातु है यही एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये भाई साहब अपवाद है, ये खाली जो मरकरी होता है यानी पारा होता है सिर्फ ये आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। कॉपर में भी जंग लगता है, कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील, ठीक है, वेरी रिएक्टिव होता है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक उष्मा यानी हीट उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। अधातुओं को जल में रखा जाता है, उदाहरण के लिए फॉस्फोरस। फॉस्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है, ठीक है, जिनके ऊपर ये लाइन लगाता जा रहा हूं ना, समझ लो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका। वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है आपका फॉस्फोरस। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फॉस्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो तो उसे जल में रखा जाता है। कंप्लीट फ्रेंड्स आपका। देखिए आगे बात करेंगे हम जिंक और कॉपर की। जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। जिंक जो है इन दोनों से ही ज्यादा अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है। ये फ्रेंड्स हो गया आपका कंप्लीट। अब बात करते हैं हीट के ऊपर यानी उष्मा के ऊपर, ठीक है। किसी वस्तु की उष्णता, गर्मी की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जाती है, कितना गर्म है वो। ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को कहते हैं थर्मामीटर, इसको कहा जाता है, ठीक है। अब जान लीजिए थर्मामीटर के बारे में। ताप मापन यानी मेजरिंग टेम्परेचर। जिस मापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे बोला जाता है डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिससे हम लोग अपना ताप मापते हैं। देखो ये रहा आपका, आपके घर में भी होगा ऐसा, डॉक्टर के पास भी आपने देखा होगा, ठीक है। ये रहा ऐसा। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, आप लोग देख सकते हो, और बल्ब में पारा भरा होता है। उपयोग किए जाने वाला यह मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसको आपने देखा ना, जाते डॉक्टर मुंह में दे देता है, घर के अंदर भी सिर्फ हमारे लिए बनाए। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। ये इसकी सबसे बड़ा वजह होती है कि जो थर्मामीटर का परिसर है वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर हो गया, इससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। क्लिनिकल कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर की, यानी प्रयोगशाला तापमापी की। इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो ये रहा ऐसा, आप लोग इसको देख सकते हो, लेबोरेटरी के अंदर आपने देखा होगा। अन्य वस्तुओं के ताप के लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। ऐसा ही एक तापमापी प्रयोगशाला तापमापी है, ठीक है। और योगशाला तापमापी का परिसर, इसका परिसर जानना जरूरी है। -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक ये आपका होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा का स्थानांतरण की बात करेंगे, ठीक है। 2 सेकंड का रेस्ट दीजिए, पानी पीता हूं, तब तक बने रहिए लाइव। एसएसटी मैंने कंप्लीट भी करा दिया कल, किशन जी एसएसटी कल कंप्लीट करा दी। जाकर आप देख लेना, एसएसटी का पूरा जितना भी ज्यादातर एनसीईआरटी का कंटेंट होता है, कल मैंने मैराथन क्लास में उसको कंप्लीट करा दिया। एक उसके अलावा ईवीएस मैंने आपकी पूरी कंप्लीट करा दी। जितना ईवीएस मैंने आपको कंटेंट दिया है ना एनसीईआरटी का, उतना आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ईवीएस वाली वो वीडियो देख लेना, मैराथन वीडियो, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगा देना XYZ, कहीं पर भी जाके लगा दो। इससे बाहर क्वेश्चन आंसर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है।
यूट्यूब पर सर्च करना सीटेट मैराथन क्लास ईवीएस डालकर और साथ में मेरा नाम जरूर लिख दिया करो सचिन, आपको मेरी मैराथन क्लास सभी मिल जाएगी। इतना मटेरियल मैंने आपको दिया है एनसीईआरटी के अंदर और ईवीएस के अंदर, आप लोग खुद कहोगे कि सर कितना दे दिया, इतने को कैसे पढ़ेंगे, और पढ़ोगे नहीं तो भाई अच्छे नंबर कैसे लाओगे। ठीक है, बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट की, कि वास्तव में उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है, ये तो पता है हमको। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं उनको कहा जाता है उष्मा का चालक। इनके एग्जाम्पल देखिए जो महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आते हैं। एल्यूमिनियम, आयरन जिसको हिंदी के अंदर लोहा बोला जाता है, तथा कॉपर। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देती उनको बोला जाता है उष्मा का कुचालक। जो जाने देते हैं उनको बोला जाता है चालक, जो नहीं जाने देते उनको कुचालक। इसके एग्जाम्पल है प्लास्टिक तथा लकड़ी। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर लगाए होंगे तो देखना ये वाला क्वेश्चन भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। बेसिकली आपके सारे क्वेश्चन जो आज तक सीटेट के एग्जाम में साइंस में पूछे गए वो आपको यही से देखने को मिलेंगे। क्यों? सारा एनसीईआरटी से आता है जो मैं आपको करा रहा हूं। कुचालकों को उष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु उष्मा के कुचालक है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेपर क्या है, कमेंट बॉक्स में बताओ पेपर क्या होगा। आपका एक ऑप्शन ये भी था सीटेट में। सूर्य से हम उष्मा एक अन्य प्रक्रम द्वारा आती है जिसे विविकरण कहते हैं। विविकरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसी वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती। फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया आपका। चलिए बात करेंगे अब आपके अम्ल और क्षार की, एसिड और बेसिस के बारे में। उसका खून का आपने बता दिया था, खून का जो पीएच मान मैंने बताया था वो क्या होता है, अम्लीय या क्षारीय होता है, कमेंट बॉक्स में आपने बता दिया था मैंने, क्योंकि उस टाइम देखे नहीं थे कमेंट बॉक्स। अब देखते हैं इसके बारे में। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें होता है अम्ल होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। ये आपका महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आया भी हुआ है। ठीक है, ऐसे पदार्थों की प्रकृति। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है जिसका मतलब होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं, नेचुरल एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने में साबुन जैसे लगते हैं वो होते हैं आपके क्षारक होते हैं। ठीक है, अम्लीय हो गया। अब बात करते हैं क्षारक की। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। ये कंप्लीट हो गया। अब ये जानने के बाद आप देखो यहां से क्वेश्चन आपके भर भर के आते हैं, एक नंबर का जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इनको देखो, जैसा मान लीजिए जो सिरका होता है, एग्जामिनर पूछता है सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। और चींटी भी कौन सी वाली चींटी के अंदर पाया जाता है, लाल चींटी के अंदर ये वाला डंक पाया जाता है, और लाल चींटी के डंक में अम्ल पाया जाता है। उसके अलावा जो सिट्रस फूल होते हैं, फल होते हैं जैसे संतरा, नींबू, उसमें कौन सा पाया जाता है, उसमें पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। उसके अलावा पालक में पाया जाता है, इसको यहां कर देता हूं मैं, पालक यानी स्पिनच में पाया जाता है ओक्सोलिक अम्ल, ये आपका आया भी हुआ है कई बार। आंवला, सिट्रस फूल में पाया जाता है एस्कोर्बिक अम्ल। इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। जितने भी अम्ल है, जितने के अंदर ये पाया जाता है, मैंने सारे कंप्लीट करा दिए, इससे बाहर आपका नहीं पूछेगा एग्जामिनर। अम्ल कंप्लीट। अब बात करेंगे क्षारक की। ठीक है, इनके बारे में देखिए। चूने के पानी में कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। खिड़की के कांच, ये लाइन नीचे चली गई, खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक। ठीक है, इसके में पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। साबुन में पाया जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों ही साबुन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा दूध या मैग्नीशियम, ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल और क्षार दोनों कंप्लीट करा दिए। ठीक है, इनमें से कोई सा ना कोई आपके एग्जाम नंबर का देखने को मिलता है, इन्हीं में से देखने को मिलेगा आपका। अब बात करेंगे लिटमस पेपर के बारे में, इसको जान लीजिए। सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे सेक से निष्कर्षित किया जाता है, लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, ये जानना जरूरी है। और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह हो जाता है भाई नीला। ठीक है, ये आपको पता होगा, जब अम्ल में मिलाया जाता है तो लाल और क्षारीय में तो नीला। यह विलयन के रूप में कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है जिसे बोला जाता है लिटमस पेपर। इसको आप लोग ऐसे यहाँ पर फोटो से देख भी सकते हो। ठीक है, खत्म कंप्लीट। अब बात करते हैं आगे बात करेंगे आपके उदासीनीकरण के बारे में। ठीक है, इसके बारे में देखिए। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नए पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली प्रक्रिया अभिक्रिया जो होती है वो होती है उदासीनीकरण कहलाती है।
इस प्रक्रम में ऊर्जा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए कहा गया ये, हाँ यहां पर है। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की, प्राकृतिक संसाधनों की। यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, इनको देखिए चीजें डिटेल में। प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो भागों में बांटा गया है, इनके बारे में जानते हैं कौन कौन से दो भाग है। पहला होता है आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। यानी आप लोग कितना ही कुछ अपने ट्राई कर लो, बेफिजूल खर्ची कर लो इनकी, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे कि सूरज का प्रकाश हो गया, वायु होगी, कभी खत्म नहीं होने के। ठीक है, ये हो जाता है आपके अक्षय प्राकृतिक संसाधन। उसके बाद दूसरे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, जिनको समाप्त किया जा सकता है। अब देखो ये कौन कौन से होते हैं। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। इन संसाधनों के उदाहरण है वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ठीक है, कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों, इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। देखो पेट्रोलियम को बनने के लिए और कोयले को बनने के लिए कई सालों का टाइम चाहिए होता है। जो कोयले पेट्रोल को ऐसी बेफालतू में यूज किया जाता है, इसके लिए इलेक्ट्रिक जो अब गाड़ियां यूज हो रही है, इसी वजह से तो हो रही है ताकि इन संसाधनों को बचाया जा सके अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि इनके अंदर लाखों सालों का टाइम लगता है इनको बनने में। अब बात करेंगे कोयले की। कोयले के बारे में देखिए, उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते गए। कोयले के मुख्य रूप से में कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो कोयले के बारे में चीज आपको हो गई। चलिए अब बात करेंगे कोक के बारे में। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातु के निष्करण में किया जाता है। कंप्लीट आपका। अब बात करेंगे कोल तार की। ये देखिए आपने देखा होगा सड़कों पर जब सड़क बनती है तब इसका यूज होता है। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे कौन कौन से संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक पेंट, फोटोग्राफी, ऊपर कर देता हूं, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में इसका यूज होता है। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद जिसका नाम है बिटुमेन, इसका यूज किया जाता है। ठीक, ये खत्म आपका। अब बात करेंगे कोयला गैस के बारे में। इसको देखिए, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार यानी पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय उष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। ठीक है, कोयला गैस का ये कंप्लीट आपका। अगला आ गया आपका पेट्रोल। इसके बारे में देखिए, ऊपर कर देता हूं। भारी मोटर वाहनों जैसे ट्रकों और ट्रैक्टरों से चलने के लिए डीजल काम आता है। ये ईंधन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होने वाले हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पंदे में जाकर फंस गए और फिर रेत तथा मिट्टी के तैव द्वारा ढक गए। लाखों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। अब देखो पेट्रोल कैसे बना, ये चीज आपको पता लग गई ना कैसे बना। लाखों साल लगे इसको बनने में और बनने का रीजन आपको पता चल गया कैसे बना। ठीक है, समुद्र में रहने वाले जीवों से। आगे देखिए, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। ईवीएस के अंदर क्वेश्चन पूछा भी गया था पेट्रोल से संबंधित। 3 उसकी विशेषताएं दे रखी थी। इन 3 से ज्यादा कम से कम 8-9 मैंने आपको बता दी। ठीक है, यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन, मोम आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित किया जाता है। यह आपका पेट्रोल खत्म। अब बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित गैस
इसको लिख लो आप, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी की फुल फॉर्म बताओ क्या होती है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, कमेंट बॉक्स में बताओ। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह कम प्रदूषणकारी होती है। ठीक है, यह एक क्या होती है, स्वच्छ ईंधन होती है। हो गया आपका। चलिए अब बात करते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब आगे दहन के बारे में। रासायनिक प्रगम जैसे पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है तो वो कहलाता है दहन कहलाता है। ये आपने देखा भी होगा। ठीक है, जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह्य कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस भी हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, ये देखो प्रकाश, वह न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अब देखो दहन के बारे में आपको ये सब चीजें बताते हो कि दहन जलना, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए दहन का और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए और ये ऐसी ऐसी लाइन आपको देखने को मिल जाए तो फंस जाओगे ना आप लोग। इसलिए बेसिक मैंने कहा था चीजें आप लोग डिटेल में पढ़िए, कोई भी लाइन को मिस मत करिए क्योंकि यही से आपके एग्जाम में चीजें पूछी जाएगी। खाली क्वेश्चन पूछा आंसर पूछा ऐसे क्वेश्चन आपके कम मिलते हैं, डिटेल वाले ज्यादा मिलते हैं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं उनको बोले जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ, जो जल्दी आग पकड़ लेते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, ज्वलनशील पदार्थों के एग्जाम्पल की बात, तो पेट्रोल, एल्कोहल और आपके एलपीजी। ठीक है, एलपीजी की फुल फॉर्म बताओ। सीएनजी की तो आप लोगों ने गलत बताई, एलपीजी की फुल फॉर्म बताओ सही। आगे पढ़ते फ्लेम के बारे में, ज्वाला के बारे में पढ़ते हैं। ज्वाला या लौ दहन का दिखाई देने वाला गैसीय अवयव। ठीक है, यह अत्यधिक उष्माक्षोपी दहन क्रियाओं में दिखता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूकनी से ज्वाला के सबसे भारी भाग को उस पर फूकते हैं। आप लोगों ने देखा ना, जब वो सोने का कुछ भी फूकते हैं, गर्म करते हैं, मोड़ते हैं, उसको आकार देते हैं, तो उनके पास जो यंत्र होता है। ठीक है, ज्वाला हो गई आपकी। अब बात करेंगे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में, ईंधन दक्षता के बारे में। ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से जो ऊर्जा यानी हीट उष्मा ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसका उष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के उष्मीय मान को किलोजूल प्रति किलोग्राम मानक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी यूनिट क्या है, जो यूनिट है आपकी किलोजूल प्रति ग्राम की। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अब बात करेंगे आपकी प्राकृतिक घटनाओं की और संसाधनों के बारे में। ठीक है, ये आपके बात करेंगे, पहले फाइबर के बारे में बात करेंगे, तंतु के बारे में। तागे की तरह दिखाई देने वाली पतली लड़ियां भी है और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनती है जिन्हें कहा जाता है तंतु यानी फाइबर। वस्त्र तागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बनते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी जंतु पादपों तथा जंतु से प्राप्त होते हैं। इन्हें बोला जाता है प्राकृतिक तंतु बोला जाता है, नेचुरल फाइबर इनको बोला जाता है। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है भाई, ये वाला तो सही बता दिया आपने। आगे बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। पिछले लगभग 100 वर्षों में ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जाता है, इनको भी बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर्स। इसके एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए थे। ये आपका पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये आपके इनके एग्जाम्पल है सिंथेटिक फाइबर के अंदर। इनको कर लेना तीनों को, कई बार एग्जाम में आई है आपके। अब बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप के बारे में एक एक करके। पहले बात करेंगे रियोन के बारे में। रेशम समान गुणों वाले रेशम से प्राप्त होने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रियोन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया गया था। ठीक है, यद्यपि रियोन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है और यह रेशम से सस्ता होता है। रियोन के बारे में पता चल गया। देखिए, आपने देखे हैं कुछ कपड़े रियोन के, देखे होंगे आपने। रियोन को कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादर बनाते हैं। समझ गए आप लोग बिस्तर की चादर किससे बनती है? आपका एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अथवा उनके साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपके यही बनते हैं कि कालीन या गलीचा बनाने में किसका यूज होता है, बिस्तर की चादर बनाने में किसका यूज होता है। ठीक है, तो इसलिए चीजें डिटेल में है। ठीक है भाई, कंप्रेस नेचुरल गैस सीएनजी की फुल फॉर्म है, लेकिन जो आपने कंप्रेस की जो स्पेलिंग लिखी है वो गलत लिखी है, उसको स्पेलिंग को सही कर लो। ठीक है, आगे बात करेंगे नायलॉन के बारे में। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था।
नायलॉन ऐसा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था, यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत ही प्रचलित हुआ। नायलॉन पहने होंगे आपने कपड़े बहुत से लोगों ने। नायलॉन का उपयोग पैरासूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक होता है। पहने आपने इसके कपड़े? बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। आगे बात करेंगे पॉलिस्टर और एक्रिलिक की। बेसिकली ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इससे क्वेश्चन आपके ये बनते हैं कि बताओ पॉलिस्टर का यूज क्या होता है, एक्रिलिक का यूज क्या होता है, किन किन चीजों में यूज होता है। तो आपको इनके बारे में डिटेल में जब पता होगी तभी आप लोग आंसर लगा पाओगे, इसलिए मैंने आपको ये बताया था। ठीक है भाई अंकित यादव जी, आपने इस बार सही लिखी है स्पेलिंग, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतने सारे कमेंट करने की जरूरत नहीं थी। आगे देखते हैं। पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। देखो ये होता है वो कपड़ा जिसमें सिलवटें नहीं पड़ती, यह सपाट रहता है और सरलता पूर्वक धुल भी जाता है। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। पेट, पेट यानी हमारा वो खाने वाला पेट नहीं है यहाँ पर, इस पेट का मतलब है पॉलीएथिलीन आपका टरथेलेट, एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग किस में होता है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और बहुत से अन्य उत्पादों के लिए इसका यूज होता है पेट का। आगे बात करते हैं। पॉलिएस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवल, टेरिकोट आदि नामों से जाने जाते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। देखो फ्रेंड्स ये आपके कंप्लीट हुए? अभी नहीं हुए कंप्लीट, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। कहा ना आज पूरा साइंस को निचोड़ देंगे फ्रेंड्स, इस साइंस को इतना कराएंगे आज, इतना कराएंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन इधर उधर भी ना भटके, उसकी गर्दन पकड़ लो आप क्वेश्चन की। ठीक है, अब बात करेंगे प्लास्टिक की। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती है। कुछ में तो आपकी रेखीय होती है सीधी, और अन्य में कैसी होती है, क्रॉसबद्ध होती है, तिर्यकबद्ध होती है। पॉलीथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियों के बनाने में काम आता है। पॉलीथीन का आप लोगों को पता है। आगे देखते हैं। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, वो आपका थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल है। इनका उपयोग खिलौने, कंगिया और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है, इन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जाता। आगे देखते हैं, पूरा आपका ये खत्म हो जाएगा, इसको यहां ले आता हूं। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। दो उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन, इनको देखना ध्यान से। बेकेलाइट और मेलामाइन इनके बारे में देखो। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यानी कि यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम होता है जिससे हमें करंट ना लगे। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है, यह आग का प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की क्षमता रखता है। बेकेलाइट का टेलीफोन, इसको आप ऐसे देख भी सकते हो। अब मैं कहा पता है, यह फर्श की टाइलों, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको यहां पे ले आता हूं। प्लास्टिक उष्मा और विद्युत के कुचालक है, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इससे बने होते हैं। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में किए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में उष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित ही नहीं करती। ठीक है, जो काम होता है खाना बनाने का वो हो जाता है, बाकी को प्रभावित नहीं करेगी। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्र पर ना चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। अब देखो यही चीज आपको डिटेल में पूछी गई है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तभी तो मैंने कहा ना जो चीजें आपको लिखी हुई है इनको अच्छे तरीके से सभी को कर लेना, जो चीजें डिटेल में बता रहा हूं ये चीज आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं, प्लांट फाइबर्स के बारे में देखते हैं। सीएनजी खत्म हो गया भाई, सीएनजी से आगे आगे चलो। सीएनजी की फुल फॉर्म बता दिया आप लोगों ने, बढ़िया। प्लांट फाइबर्स के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे कॉटन के बारे में, रुई के बारे में। कपास के पौधे वहां उगाए जाते हैं जहां मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है, और कपास पादप के फल लगभग नींबू के माप के होते हैं। आगे देखते हैं। एक सेकंड। कपास
बोलो से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। कपास खत्म। अब बात करेंगे जूट की। जूट के बारे में देखिए, जूट पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। समझ गए कहां से मिलता है? भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है और भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम के अंदर उगाया जाता है। तो जूट के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो आपकी कंप्लीट होगी। आगे देखिए, नाम मैं किसी का नहीं लूंगा। जब आप लोग अपना रिजल्ट मेरे पास शेयर करोगे तब मैं आपका नाम लूंगा। जो बच्चा टॉप करेगा मेरे यूट्यूब चैनल से, और मेरी दिल की ख्वाहिश भी है, उनको मैं यूट्यूब चैनल पर नाम लूंगा, उनके स्कोर भी दिखाऊंगा। और ये पास वाला मत भटक जाना कोई भी कि सर जी मैं तो पास हो गया, ये देखो मेरा रिजल्ट, ठीक है? क्योंकि मैं तैयारी पास वाली बिल्कुल नहीं करा रहा हूं आप लोगों को। तो इस तरीके का मत दे भेज देना सर जी मैं पास हो गया, मेरे 90 आ गए, मेरे 82 आ गए। टॉप वाले बच्चे मोस्टली कमेंट करना, क्योंकि आपको टॉप ही करना है, तभी आगे आपको सक्सेस मिलेगी, जॉब मिलेगी। आगे कंपटीशन बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स। अब बात करेंगे एनिमल फाइबर्स की। पहले बात करेंगे ऊन की। भेड़, बकरी और याक और कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है। ऊन प्रदान करने वाले इन जंतुओं के शरीर बालों से ढके होते हैं। बालों के बीच अधिक मात्रा में वायु आसानी से भर जाती है। वायु उष्मा की कुचालक होती है। हमारी ही तरह भेड़ की रोएदार त्वचा पर दो प्रकार के रेशे होते हैं, दाढ़ी के रूखे बाल, त्वचा के निकट अवस्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। ठीक है, तंतुरूपी बाल, ये देखिए तंतुरूपी बाल ऊन बनाने के लिए रेशे प्रदान करते हैं। भेड़ों की कुछ नस्लों में केवल तंतुरूपी मुलायम बाल ही होते हैं। बाजार में सामान्य रूप से उपलब्ध ऊन भेड़ की ऊन ही होती है। याक की ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। ये जितने भी पॉइंट है ये सब आपके सीटेट में रिपीटेड है, बार बार पूछे गए, ठीक है? इसलिए इनको देखते रहे ना। मैंने तो आपके लिए इसको वीडियो बिल्कुल सही है भाई, मैं बार बार थक जाऊंगा कहता कहता। 480 पर चलाओ आप लोग, 144 पर देखते हो फिर वीडियो क्लियर नहीं आती। ठीक है, आगे देखते हैं। बकरी के बालों से भी ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन को अंगोरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है, जो कि होती है जम्मू और कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी की त्वचा के निकट मुलायम बाल होते हैं। इनसे बेहतरीन सोलें बनाई जाती है, जिन्हें पश्मीना सोल कहते हैं। अब आपको यूएस में मैंने बताया था कि पश्मीना सोल कितने स्वेटरों के बराबर होती है और इनको बनने में लगभग कितना समय लगता है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दो, क्योंकि यूएस वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया हुआ था पश्मीना सोल को बनने में कितना टाइम लगता है और कितने सोलों के बराबर होती है। ऊंट के शरीर के बालों का उपयोग भी ऊन के रूप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला लामा और एल्पिका से भी ऊन प्राप्त होती है। और देखो बुक के अंदर आपके बच्चे इतने कंफ्यूज होते हैं, जैसे पश्मीना सोल वाला बुक के अंदर आंसर गलत है, वो जलवायु परिवर्तन वाला बुक के अंदर गलत है। इतनी गलत होती है बुक, मैं बार बार इसलिए इनको ही मना करता था शुरू से। आप लोग बोलते थे सर बेस्ट बुक बताइए, मैं आपको क्या कहता था कि भाई शुरुआत से कि भाई या तो नोट्स ले लो वरना एनसीईआरटी पढ़ो, सबसे बेस्ट बुक है एनसीईआरटी। और जो मैंने नोट्स है उसमें भी एनसीईआरटी डाली थी। आपने मुझे कभी भी ये कहते नहीं सुना होगा इस पब्लिकेशन की बुक ले लो, इसकी ले लो। इतने पब्लिकेशन वालों के पास मेरे फोन आते थे, सर जी हमारी बुक का प्रमोशन कर दो, हम आपको इतने पैसे देंगे। अरे मैंने कहा यार तू जा यार, तू खुद भी ये बच्चों का भी नाश करवाएगा और मुझे भी शराब पढ़वाएगा बच्चों से। तो इसलिए इन बुक को मत पढ़ना, बहुत गलती मिलेगी। जो आपको सामने मेटेरियल जितना भी दिख रहा है ना आपका, चाहे ईवीएस का आपको दिखाओ, साइंस का दिखाओ, सोशल साइंस का हो, ये सारा एनसीईआरटी का है, ठीक है? ये आपका गलत नहीं हो सकता। अब बात करेंगे रेशम की। रेशम के रेशे भी जानता हूं रेशे होते हैं। रेशम के कीट रेशम के फाइबर को बनाते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालना यानी कि सेरीकल्चर कहलाता है। मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में। तो सेरीकल्चर किसको कहा जाता है समझ गए आप लोग? पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इसके बारे में और बताओ, ये मैंने आपको बताया था कमेंट बॉक्स में। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलते हैं, जो कैटरपिलर जल्लिया रेशम कीट कहलाते हैं। जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं, इसको ऊपर कर देता हूं, तो इसको कहा जाता है कोशित कहला जाता है। जल्द ही कैटरपिलर स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यह आवरण कोकून कहलाता है। रेशम के रेशों का उपयोग रेशम के वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदु, चमकदार और लचीला होता है तथा इससे सुंदर रंगों को में रंगा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपका खत्म रेशे वाला। चलिए अब बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की, ठीक है? इसके बारे में देखिए, आप लोग डटे हुए हो साइंस के लिए, इसका मतलब बहुत अच्छी तैयारी आप लोगों की नहीं है और बेसिकली मैराथन क्लास है तो कंप्लीट ही खत्म कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसको कर लेना अच्छी तरीके से। जब ये आपकी एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर फिर मैं आपको कराऊंगा, ठीक है? दूसरे वाले यूट्यूब चैनल पर पी स्टडी पॉइंट पर, तो आपकी
साइंस का हो जाएगा दी एंड। ठीक है, तो बेफिक्र रहना, इसलिए मैंने कहा था ना बेफिक्र रहिए, आज एंड हो जाएगा इसका। आगे बात करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये आपका सेडिमेंटेशन यानी अवसादन, निस्तारण निस्तारण और निस्पंदन, कोई सा ना कोई सा एक आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके बारे में देखिए, मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयव के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उलीचने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। जब चाय को एक छन्नी में डालते हैं, चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह जाती है, इस प्रक्रम को निस्पंदन यानी फिल्टर करना कहते हैं। ठीक है, इसका मुझे एक एग्जांपल बताओ सेडिमेंटेशन का, मैंने कई बार बताया, बताओ एग्जांपल, मेरे वाला ही बता देना। यही सिद्धांत ऐसे द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। उदाहरण के लिए तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों के बारे में समझ गए आप, जो जो मेन चीजें थी। चलिए अब बात करेंगे आगे। हाँ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल इनको तोड़ दो अच्छी तरीके से, सीटेट के एग्जाम को, आगे आने वाली वैकेंसी पर ध्यान देना। फिर अब बात करेंगे बादल की, बादल के बारे में बात करते हैं। और 2 सेकंड का मुझे रेस्ट दीजिए, लाइन पर रहिए, मैं पानी पीता हूं। चलिए करते हैं अब स्टार्ट। गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कहां से आती है? बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह बाहर की हवा को ठंडा कर देती है और जलवाष्प गिलास की सतह पर संघनित हो जाती है। जल को पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिका ड्रॉपलेट्स कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। ये छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है और हमें बादलों के रूप में दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं बादल के बारे में। और इस प्रकार बनी हुई बहुत सी जल कणिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े आमाप की जल की बूंदें बनाती है। इनमें से कुछ जल की बूंदें इतनी भारी होती है कि वे नीचे की ओर गिरने लगती है। ठीक है, इन्हीं से तो बारिश होती है, इन्हीं गिरती हुई बूंदों को ही हम वर्षा कहते हैं। विशेष परिस्थितियों में यह ओले या हिम के रूप में भी गिर सकती है। कभी कभी देखे ना कि बर्फ के गोले पड़ गए, वो बहुत ही विशेष परिस्थितियों में होगी। आगे बात करेंगे आपके क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन के बारे में, यानी जलवायु और अनुकूलन के बारे में। बात करेंगे आपके पहले पोलर रीजन्स की, यानी ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। यह क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है, हमेशा सर्दी रहती है। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और बाकी 6 महीनों तक सूर्योदय नहीं होता। सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहां पर रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूलित हो जाते हैं, यानी क्या अपने आप को ढाल लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। ध्रुवीय भालू यानी जो पोलर बियर होता है और पेंगुइन वहां की जलवायु के अनुकूलित हो जाते हैं। ये आपको यही देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो ध्रुवीय भालू को। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल होते हैं, जिससे वे बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई भी नहीं देते। और देखते हैं अगला आपका उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, इनके बारे में देखिए। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म होती है, क्योंकि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। कल की क्लास में मैंने आपको बताया भी था ये। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता होती है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। ठीक है, आगे देखते हैं। गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में कौन कौन शामिल होते हैं? बंदर, कपी, गुरिला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट, ये इसमें शामिल होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा जानवर वर्षा वन वाले में नहीं पाया जाता? अगर आपको सारे याद है तो आप लोग बता दोगे इजीली आंसर। ठीक है, अब बात करेंगे फसलों की, यानी क्रॉप के बारे में। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे कहते हैं फसल। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी गेहूं से। फसल के बारे में जान लिया, अब जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण चीजें, खरीफ फसल के बारे में और रबी फसलों के बारे में। पहले बात करेंगे खरीफ फसलों के बारे में। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है और भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास और क्या हो जाएगी आपके बाजरा, ज्वार, ठीक है, ये भी क्या होती है? खरीफ फसलें होती है। खरीफ आपकी कंप्लीट। अब बात करेंगे आपकी रबी फसलों की। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये क्या है? रबी फसल के उदाहरण है। तो खरीफ और रबी आपकी कंप्लीट हो गई। उसके बाद बात करेंगे अब उर्वरक और खाद की, इसके बारे में देखते हैं। वे पदार्थ, एक सेकेंड,
वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एवं कार्बनिक पदार्थ जो किसी पौधे या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होता है। उर्वरक रासायनिक पदार्थ जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। आगे देखते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरक के कुछ एग्जाम्पल है जैसे यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसकी फुल फॉर्म में आपकी दी हुई है। इन उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। एक सेकंड। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। खाद खेतों में बनाई जाती है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलता है। ऊपर मैंने आपको बताया था भी ह्यूमस के बारे में, ठीक है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। देखो सारा कंप्लीट हो जाएगा आपका ये। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होता है। आगे बात करेंगे खरपतवार से सुरक्षा के बारे में। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन करनी है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं, इन्हें बेसिकली खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहा जाता है। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। रासायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। जो केमिकल्स वगैरह डालते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, खरपतवार नाशी कहा जाता है, जैसे 2 या 4D, ये इनके नाम है। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार आपका कंप्लीट। चलिए बात करेंगे आपके अब सोलर सिस्टम के बारे में। यहां से क्वेश्चन आपके कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोलर सिस्टम यानी कि आपका सौर मंडल। चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में देखते हैं। सूरज, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र यानी जो एस्ट्रॉइड होते हैं और जो मेटोइड्स होते हैं उनसे मिलकर सोलर सिस्टम का निर्माण होता है, ठीक है। ये देख लिया। अब बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है आपका फ्रेंड्स डिटेल में। देखिए पहले बात करेंगे सूरज की, एक एक करके सभी के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलो सूरज की बात करते हैं। सूरज सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र सोर्स है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, 8 मिनट का टाइम लगता है। सूरज के अंदर कौन कौन सी गैस है बताना जरा मुझे कमेंट बॉक्स में। आगे बात करेंगे ग्रह के बारे में। जितने भी ग्रह हैं सभी के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं जिसे कहते हैं, ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं और ये ऑर्बिट कहलाते हैं यानी कक्षा कहलाते हैं। अब देखो जो सूरज से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग दूरी है वो देखते हैं कि सबसे दूरी पर कौन कौन सा है। सूरज के जो नजदीक है सबसे वह नजदीक बुध, जैसा आप लोग यहां पर देख सकते हो फोटो के माध्यम से। ये रही फोटो, कहां गई, ये देखिए जैसे सूरज है तो इसको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बढ़े हुए है कि जो सूरज के सबसे नजदीक बुध है, फिर उसके बाद शुक्र हो जाएगा, फिर हमारी भाई पृथ्वी हो जाएगी और सबसे लास्ट में हो जाएगा वरुण। 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ पृथ्वी सूरज से दूरी के हिसाब से कौन से नंबर पर आती है, तो आपको इसलिए इनको अच्छे तरीके से करना होगा। हाइड्रोजन और हीलियम सूरज के अंदर, बहुत बढ़िया भाई। अब बात करते हैं, देखिए ये हो गया ना, सबसे नजदीक है बुध, फिर है शुक्र, फिर होती है हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, उसके बाद फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है। सबसे लास्ट में वरुण होता है। आगे देखते हैं बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रह में, ये सबसे लास्ट में वरुण है भाई, ये अलग से टॉपिक है, इसको ऐड मत कर देना इसके साथ, ठीक है। ये अलग से टॉपिक है, यानी ग्रह बुध के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे लास्ट में वैसे वरुण ही होता है। बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रह में सबसे छोटा और सूरज का सबसे निकटतम ग्रह। इसका परिक्रमण काल लगभग 28 दिन है, जो दूरी करता है सूरज के चारों। आगे देखते हैं शुक्र के बारे में पढ़ते हैं। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। वीनस प्लैनेट को यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया था। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात में सबसे
रात के समय आकाश में सबसे चमकीला ग्रह भी है। सबसे चमकीला ग्रह किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, कई बार पूछा गया। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण आपके लिए, क्योंकि विनस प्लैनेट का जो द्रव्यमान है और आकार है वो पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है। शुक्र आपका कंप्लीट। आगे देखते हैं, आगे आ गई आपकी नहीं हमारी भी पृथ्वी आ गई। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह, ऊपर मैंने आपको बता दिया था। आकार में है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। बेसिकली सबके आपके माइंड में क्या कंसेप्ट है कि जो पृथ्वी होती है वो गोल होती है, पृथ्वी गोल नहीं होती भाई। आपकी पृथ्वी आपकी कुछ ऐसी होती है, कुछ आलू के टाइप की होती है, ठीक है। तो पृथ्वी गोल नहीं होती, क्या वजह है? ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, इसी से आइडिया लगा लो। भू आपका अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी होता है, इससे पानी से ढकी हुई होती है, इसलिए इसको पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। सिर्फ पृथ्वी पर ही पानी देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे मंगल की। सौरमंडल में एक ग्रह, दूसरा सबसे छोटा ग्रह। मंगल ग्रह की मिट्टी में लो ऑक्साइड पाया जाता है, जिससे इसका रंग लाल दिखाई देता है, ठीक है। इसी कारण इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह फोबोस और डिमोज, ठीक है। और पृथ्वी का बताइए, पृथ्वी का उपग्रह क्या है? कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। मंगल ग्रह को पृथ्वी से बगैर किसी उपकरण के माध्यम उपकरण के आंखों से देखा जा सकता है। पृथ्वी का उपग्रह बताओ भाई कमेंट बॉक्स में, कई बार बता चुका हूं मैं आपको। बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति ग्रह आकार में सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है। मून, ठीक, वेरी गुड आंसर। पृथ्वी का उपग्रह मून। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है। यह कंप्लीट। आगे बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इस ग्रह के चारों ओर वलय है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह है। यह महत्वपूर्ण आपके लिए। अब बात करेंगे अरुण की। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अगर आप लोग इसको देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे लेटा हुआ है। सौरमंडल के सारे ग्रहों में से अरुण का वायुमंडल दाब